गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रियसन पॉलिंग पैराडॉक्स यानी कि प्रियसन और पॉलिंग ने जो अवधारणाएं अपनी दी थी उनके बीच में क्या विरोधाभास था उसे पढ़ेंगे। ये बीएससी थर्ड ईयर यूनिट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसका के नाम हार्डनेस सॉफ्टनेस है। आज हम लेक्चर 6 ले रहे हैं। इसके अंदर हमने सबसे पहले ये बात की थी कि हार्ड और सॉफ्ट एसिड बेस क्या होते हैं। आज हम जानते हैं कि पॉलिंग के अकॉर्डिंग के अनुसार आयनिक अनुनाद ऊर्जा घटक परमाणुओं की विद्युत ऋणता अंतर के वर्ग के समानुपाती होती है, अर्थात जिन तत्वों के मध्य विद्युत ऋणता अंतर अधिकतम है उनके मध्य अत्यधिक स्थायी बंध बनेगा। ये हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी पढ़ चुके हैं कि जहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है वहाँ पर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और उनके बीच का जो बनने वाला बंध होता है वो अत्यधिक स्थायी होता है। अतः CSF यानी कि सीजियम फ्लोराइड जो है बंध की आयनिक अनुनादी ऊर्जा के परिणाम स्वरूप अपेक्षित स्थायित्व के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सीजियम आयोडीन तथा लिथियम फ्लोराइड आपस में निम्न अनुसार अभिक्रिया करेंगे, जिनके अनुसार जो सीजियम फ्लोराइड है वो उसका निर्माण होना चाहिए। और ये जो बात कही जा रही है ये पॉलिंग की अवधारणा के अनुसार कही जा रही है, परंतु प्रयोगों द्वारा विपरीत अभिक्रिया पाई गई जो नीचे दिखाई गई है। हम जो पॉलिंग था उसने ये कहा था कि CSI प्लस LiF मिलकर CSF और Li का निर्माण करते हैं, परंतु जब हमने अभिक्रिया लगाई तो हमने देखा ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि CSF और Li मिलकर CSI और LiF का निर्माण करते हैं, और अगर ये अभिक्रिया होती है और इसके अंदर जो एनर्जी है वो भी निकल रही है जो -63 किलो जूल पर मोल है। इसका मतलब इस रिएक्शन के होने की संभावना बहुत अधिक है और पॉलिंग के अनुसार ऐसी रिएक्शन होनी चाहिए। पॉलिंग विधि के विरोधाभास के उपरांत भी कठोर मृदु और अम्लक्षार नियम की सहायता से उपयुक्त अभिक्रिया की व्याख्या की जा सकती है। अगर हम सिर्फ पॉलिंग की बात करते तो उसके अनुसार ये रिएक्शन होनी चाहिए, परंतु ये नहीं होती है और ये होती है। इसकी जो व्याख्या है वो हम प्रियसन की थ्योरी के आने के बाद कर पाए, क्योंकि जो LiF है वो कठोर अम्ल होता है और जो F नेगेटिव है वो कठोर क्षार होता है। और प्रियसन के अकॉर्डिंग इन दोनों में ये प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है कि ये आपस में अभिक्रिया करेंगे। इसी कारण आप देखिए यहाँ पर कि LiF बन रहा है और इसीलिए इसी प्रकार मृदु अम्ल जो CS पॉजिटिव है वो आयन बंध बनाने के निर्माण के लिए F नेगेटिव के स्थान पर I को वरीयता देंगे। और आप यहाँ देखिए इसमें CS है वो आयोडीन को वरीयता दे रहा है, जबकि पॉलिंग के अनुसार सीजियम को फ्लोरीन को वरीयता देनी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं होता है। तो इसके अनुसार कहा गया कि वो आयोडीन को वरीयता देगा। इसकी व्याख्या के लिए जो प्रियसन था उसने इन चारों की एनर्जी निकाली और उन जो परमाणु की एनर्जी है यानी कि इनको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे इन सब की एनर्जी में जो सबसे लोएस्ट एनर्जी आ रही है वो CSI की आ रही है 335 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी आ रही है CSI की आ रही है तो इसे तोड़ने के लिए सबसे कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब इसके बनने में भी सबसे कम ही एनर्जी निकलेगी नहीं हमें देनी होगी। तो इसलिए ये कहा गया यद्यपि कठोर पारस्परिक क्रिया प्रबलतम बंध बनाती है। उन्होंने कहा कि ऐसा अगर कोई कठोर बनता है तो वो प्रबलतम बंध बनता है, और अगर वो प्रबल है तो वो बहुत अधिक स्थायी है, और अगर वो स्थायी है तो उसके बनने पर ऊर्जा निकलनी चाहिए, और अगर उसकी ऊर्जा निकलनी चाहिए तो उनको तोड़ने में हमें सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी।
मृदु मृदु क्रिया दुर्बलतम है, अतः उपरोक्त क्रिया को आगे बढ़ाने वाला बल जो है कठोर कठोर पारस्परिक क्रिया का ही हो सकता है। इसके अनुसार जो ये फिर भी रिएक्शन जो पाई जा रही है वो दूसरे नंबर की ही पाई जा रही है, पहले नंबर की नहीं पाई जा रही। जबकि हम अगर ऊर्जा के कंपैरिजन करें तो उसके अनुसार सीजियम आयोडीन है उसको तोड़ना सबसे आसान है। तो यहाँ जो अभिक्रिया होने का जो कारण है वो जो पाया गया वो सब यही पाया गया क्योंकि ये अभिक्रिया हो रही है और इसमें एनर्जी भी निकल रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो कठोर कठोर जो नियम लग रहा है वही लगना चाहिए, उसी के कारण ये जो अभिक्रिया है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगी, ये अभिक्रिया इस वाले डायरेक्शन में नहीं पाई जाएगी। तथा इस अभिक्रिया में मृदु मृदु क्रिया होने के उपरांत भी यह अभिक्रिया दाईं ओर ही लेके जा रहा है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो रहा है कि यह अभिक्रिया दाईं ओर ही जा रही है तो इसका मतलब ये है कि उपरोक्त अभिक्रिया मुख्यतः आयनिक प्रजातियों को प्रदर्शित करती है, जिसमें सहसंयोजी मृदु मृदु पारस्परिक क्रिया नहीं हो सकती है। अगर ऐसा होता कि यह अभिक्रिया वो सबसे जो कम ऊर्जा है वो यहाँ आप देखिए कि CSI के में हो रही है, और अगर इसमें हो रही है तो इसका मतलब हमारी जो अभिक्रिया है वो ये वाली होनी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब जो हम कोवेलेंट कैरेक्टर बॉन्ड डेफिनेशन बात कर रहे हैं वो यहाँ नहीं लगेगा और अभिक्रिया यही वाली होगी। तो इन्होंने कहा कि इसका मतलब ये होता है कि जो कठोर कठोर जो बंध है वही बनेगा, और वो बंध इतना डोमिनेटिंग होता है कि जो मृदु मृदु सहसंयोजक बंध होने के उपरांत भी वो नहीं बन पाता है। इसी प्रकार के जो परिणाम होते हैं इन्होंने दूसरी रिएक्शंस में भी देखे। यहाँ भी HgF2 BeI2 जो बनकर BeF2 और HgI2 दे रहा है, और इसमें भी आप देखिए कि एनर्जी बहुत सारी निकल रही है। इसका मतलब अगर इतनी एनर्जी किसी रिएक्शन में निकल रही है तो इन सब की भी परमाणु ऊर्जा का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि अभिक्रिया को आगे बढ़ाने वाला जो बल है मुख्यतः BeF2 की बंद ऊर्जा ही है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जो BeF2 है उसकी जो बंद ऊर्जा है वो देखिए आप 1262 के करीब आ रही है। इसका मतलब अगर किसी की बंद ऊर्जा इतनी ज़्यादा है तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसका मतलब वो बंद बनना पसंद करेगा, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होएगी। अतः इन पारस्परिक क्रिया को निर्धारित करने वाला जो कारक है संभवतः मुख्य जो बल है वो कठोर कठोर पारस्परिक क्रिया है, और कठोर कठोर जो पारस्परिक क्रिया है वो स्थिर वैद्युत ऊर्जा को का ही है, का ही हो सकता है। अब इन बंधों पर विचार करते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा देखें कि जो बंध हैं वो पूर्णतः आयनिक होंगे या कि सहसंयोजक होंगे, इसके बारे में उन्होंने विचार किया। तो उन्होंने कहा कि अगर हम सम ध्रुवीय बंधों की ऊर्जा और बंध दूरी के बीच में अगर कोई ग्राफ खींचते हैं तो वो कुछ इस तरीके का आता है। सम बंध मतलब है जैसे कि H2 Li2 Si2 जो भी है दो एक ही तरीके के जो अगर हम एटम लेते हैं और उनके बीच में ग्राफ खींचे तो वो कुछ इस तरीके का आता है। इसके आधार पर उन्होंने बात करी और उन्होंने कहा कि इस नियम से छोटे परमाणु जो होते हैं, छोटे परमाणु का मतलब है जैसे कि Li है, हाइड्रोजन है जो आप ऊपर ऊपर यहाँ देख भी रहे होंगे, वो जो होंगे उनके अंदर क्या होता है कि प्रबल सहसंयोजक बंध तथा बड़े परमाणुओं में दुर्बल सहसंयोजक बंध बनते हैं। अगर हम जानते हैं कि अगर देखिए यहाँ पर इसकी बंध दूरी बहुत कम है, इसका मतलब वो प्रबल है, तो जो इसकी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा आएगी और बॉन्ड डिस्टेंस आएगी वो बहुत कम आएगी, क्योंकि इतने छोटे होते हैं कि इनके आपस में जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पाया जाता है। पर इसका कुछ अपवाद भी हुए जो कि अपवाद हुए वो हुए ONF। अगर आप जानते हैं ONF जो होते हैं वो अपवाद हैं, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है कि इनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं कि इसको रिपेल करेंगे। रिपेल करने से क्या होगा कि उनके बीच में बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ जाएगी और उनका बॉन्ड जो होगा वो थोड़ा वीक पड़ जाएगा। यही यहाँ कहा गया कि इस नियम के अपवाद कमज़ोर ONNFF बंध हैं जिसमें निकटवर्ती छोटे परमाणुओं पर इलेक्ट्रॉन के एकल युग्म उपस्थित होते हैं, जिनसे इनके मध्य प्रबल प्रतिकर्षण बल पाया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि यदि यह इलेक्ट्रॉन बल जो होगा
अगर यह जो यदि यह जो प्रबल प्रतिकर्षण बल नहीं हो तो इन बंधों की बंध ऊर्जा लगभग 350 से 400 किलो जूल पर मोल होगी। इन बंधों की तुलनात्मक दुर्बलता इलेक्ट्रॉन एकल युग्म प्रतिकर्षण के कारण है, न कि इन परमाणुओं की दुर्बल बंध बनने के प्रवृत्ति के कारण है। उन्होंने ऐसा कहा कि अगर यहाँ पर जो प्रतिकर्षण है उसकी वजह से ये दुर्बल हैं, ना कि इस वजह से दुर्बल हैं कि उनके बंध ही दुर्बल बन रहे हैं। उसके बाद ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एकल युग्म वाले बड़े परमाणु, अगर हम Cl या Br इनकी बात करें तो उनके अंदर में क्या होता है कि दुर्बल बंध बनते हैं जिन पर कि इलेक्ट्रॉन एकल युग्म नहीं पाए जाते। मतलब कि जैसे कि आर्सेनिक, सिलिकॉन ये हैं, ये जैसे इनके ऊपर एकल बंध नहीं पाए जाते और एकल बंध नहीं पाए जाएंगे तो इन वाले परमाणुओं में रिपल्शन नहीं होगा, और अगर रिपल्शन नहीं होगा तो जो इनके बॉन्ड होंगे वो जो क्लोरीन ब्रोमीन है इनसे स्ट्रॉन्गर पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी किस्म का रिपल्शन नहीं है। चूँकि हम जानते हैं कि कठोर पारस्परिक जो क्रिया है की व्याख्या उनके मध्य विशुद्ध आयनिक बंध मानकर तथा मृदु पारस्परिक क्रिया को प्रबल सहसंयोजी मानकर करना यथार्थ नहीं है। हम यहाँ बार बार यही चीज़ दिखा रहे हैं कि जो कठोर है वो इसलिए इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग है क्योंकि उनके बीच में हो सकता है कि जो रिएक्शन की जा रही है वो केवल आयनिक प्रकार की होगी, और जो मृदु है अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो वो हो सकता है कि वो कोवलेंट टाइप की होगी। लेकिन ऐसा हर बार हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो छोटे परमाणु होते हैं उनके बीच में क्या होता है कि मोस्टली बहुत बार ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और अगर ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उनके बीच का बंध भी उतना ही प्रबल पाया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जो H2 है वो बहुत छोटे हैं, और उसकी जो आपने इस ग्राफ में भी देखा होगा, यहाँ पर इस ग्राफ में H2 जो है वो सबसे ऊपर है, उसकी जो ऊर्जा है वो 431 के करीब आ रही है, जबकि उसमें कोई आयनिक बॉन्ड नहीं है, उसमें केवल सहसंयोजक बॉन्ड है। तो केवल हम प्रियसन को या केवल हम पॉलिंग को ध्यान रख के हमारे बनने वाले बॉन्ड के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है, जो बॉन्ड जो बन रहा है उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि वो केवल ऐसा होगा या आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि किसी अणु, जैसे कि अगर मैं LiF की बात करती हूँ तो उस बंध ऊर्जा में जो योगदान के निर्धारण करने में हमें सभी संभावनाओं पर विचार करना चाहिए कि ये 2H परमाणु प्रबल सहसंयोजी प्रकार के तथा प्रबल आयनिक बंध का निर्माण करते हैं। अगर मैं H2 में देखूं तो वो प्रबल भी है और उसके अंदर आयनिक बॉन्ड जैसा प्रबल कोवलेंट बॉन्ड भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो LiF है वो दोनों छोटे हैं तो वो भी H2 की तरह ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे और वो भी कोवलेंट ही होगा। यहाँ ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो LiF होगा उसके आयनिक बंध के अतिरिक्त सहसंयोजक बंध भी बना सकता है, परंतु उसके स्थान पर जो ऊर्जा है वो अधिकतम होने का प्रयास करेगी। में आंशिक आयनिक तथा आंशिक सहसंयोजक बंध बना सकते हैं। इसका मतलब जो हमारे हार्डनेस सॉफ्टनेस का जो चैप्टर है उसके अंदर जो बॉन्ड के बारे में बात की गई उसमें सभी तरह के एस्पेक्ट्स को ध्यान रख के बताया गया कि जो बनने वाले जो बॉन्ड हैं वो आधे आयनिक और आधे कोवलेंट टाइप के हो सकते हैं।